हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। तो ये वीडियो होगी दोस्तों गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित। मैथ्स पेडागोजी आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। एक ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, एक ऐसी रामबाण वीडियो जो कि आपके रीट के एग्जाम्स में दोस्तों 30 में से 28 नंबर पक्के करवा सकती है। ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो होंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किसने जो है गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता का से संबंधित है। तो ये कहा किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज, नेपोलियन, लेबिनिज या कौटिल्य। तो ये कहा था दोस्तों नेपोलियन ने। किसने कहा था? ये नेपोलियन ने बात कही थी। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कीजिएगा। वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला है, बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? बालक में जो है किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? तो ये दोस्तों सांस्कृतिक मूल्यों में भी, बौद्धिक मूल्यों में भी और व्यवहारिक मूल्यों में भी, तीनों ही दोस्तों मूल्यों के विकास में जो है गणित का महत्व होता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला, गणित के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गणित के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बालकों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे। बालकों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत विकसित नहीं होगी। ये भी ठीक है। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। ये तीनों ही दोस्तों कारण जो है प्रभाव पड़ेंगे बच्चों पर अगर गणित के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया जाए। तो उपरोक्त सब यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? ये बात किसने कही थी कि गणित का जो अत्यधिक शिक्षण है मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों ये बात कही थी विलियम हैमिल्टन ने। किसने कही थी? विलियम हैमिल्टन ने बात कही थी दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला है, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा? बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है दोस्तों? तो ये कहा था होगमेन ने कि गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है। यह कथन जो है होगमेन ने कहा था। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, गणित विज्ञान का ब्लैंक एवं ब्लैंक है। गणित विज्ञान क्या है दोस्तों? तो गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। क्या है? गणित विज्ञान का जो है
द्वार एवं कुंजी है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, गणित को व्यापार का ब्लैंक और विज्ञान का ब्लैंक कहा जाता है। गणित को व्यापार का दोस्तों क्या कहा जाता है? प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। विज्ञान जो है उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसका है? विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों कांट ने। किसने कहा था ये बात? कांट ने कही थी। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पर। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है विद्यालयों में संख्यात्मक कौशलों का विकास जो है संकीर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। अगला, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध किसके साथ होता है? दोस्तों सबको पता है गणित विषय का जो सबसे अधिक सहसंबंध होता है वो विज्ञान से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए। अगला, गणित सभ्यता का क्या है? गणित सभ्यता का क्या है दोस्तों? द्वार है, दर्पण है, मुखौटा है, उपद्वार है। तो पहले भी आ चुका है दोस्तों कि गणित सभ्यता का क्या है? यह है दर्पण। क्या है? गणित सभ्यता का दर्पण है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले पर। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। बालकों का जो दृष्टिकोण होता है दोस्तों विस्तृत हो जाता है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है और छात्र सभी विषयों का महत्वपूर्ण मानता है। तीनों ही बातें हैं दोस्तों। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके कारण हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? तो चिंतन स्तर के जो शिक्षण दोस्तों उसका प्रतिमान दिया था डेवी व लेविन ने। किसने दिया था? डेवी व लेविन ने जो है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ईट एग्जाम्स में आता है ये। ठीक है, अगला देखिए। अगला, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? जो वैदिक गणित है दोस्तों
उसका जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो जो वैदिक गणित है दोस्तों, उसका उपयोग जो है गणित में गणना के कौशल तथा गति के लिए होता है। गणित में जो गणना व कौशल है तो उसमें विकास में जो है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला। अगला गणित विज्ञान है। गणित जो है किसका विज्ञान होता है? तो गणित दोस्तों स्थान का विज्ञान भी होता है, संख्याओं का भी और गणनाओं का भी, तीनों का जो है गणित विज्ञान है दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी का ये विज्ञान है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। एनसीईआरटी की गणित वर्तमान पाठ्य पुस्तकें जो हैं किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है? एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें हैं वो किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। जो एनसीएफ 2005 है उनके आधार पर जो है एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें जो हैं लिखी गई हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। चलते हैं अगले पर। किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए? किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों प्रासंगिक सहसंबंध के बारे में। प्रासंगिक सहसंबंध का जो है गणित अध्यापक को जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो ये दोस्तों तीसरा ऑप्शन, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। जो उसमें पाठ्य पुस्तक में उदाहरणाएं होती हैं उनका परिचय जो है संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसकी प्रमुख विशेषता ये है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? तो ये दोस्तों पुस्तकीय ज्ञान प्रबल, विषयों में सहसंबंध का अभाव और लचीलेपन का अभाव, तीनों ही दोस्तों वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष हैं। तो ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तीनों ही जो हैं वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को जो है कौन से विषयों का ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को जो है स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। स्वयं का विषय को तो जानना ही जानना है, लेकिन अन्य विषय जो होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा जान लें। तो शिक्षक को ही ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है।
गणित की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों मार्शल एच स्टोन ने। किसने कहा था? मार्शल एच स्टोन ने बात कही थी। दोस्तों जो कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, आपको इस वीडियो में वही करवाए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना कीजिएगा इनके मामले में, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह जो पैटर्न की पहचान है करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्योंकि यह सुडोकू क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी मदद करता है। ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है ये, और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी मदद करता है। तो इसलिए अनिवार्य हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस पर बल देती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस पर बल देती है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देती है करके सीखने पर। किस पर? करके सीखने पर जो है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा बल देती है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास जो है गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो यह है दोस्तों भावात्मक पक्ष है। किससे है? यह है भावात्मक पक्ष है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? तो समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि हैं वो गणित पर ही निर्भर करते हैं। तो किस मूल्य की ओर संकेत करता है ये गणित शिक्षण की? तो ये करता है दोस्तों सामाजिक मूल्य पर। ये करता है सामाजिक मूल्य की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला है व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का विकास है। गणित की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये परिभाषा दी थी दोस्तों एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने। किसने दी थी? एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते। अगला किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये कहा था दोस्तों बेंजामिन पेरिक ने। किसने कहा था? बेंजामिन पेरिक ने बात कही थी। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है?
इस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये होती है दोस्तों क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण करने में जो है ये भूमिका होती है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों प्रकार का जो सहसंबंध है वो स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की भूमिका होती है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब हो दोस्तों। देखिए अगला, अगला है हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के 5 तरीके कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों गणितीय चिंतन एवं विचार। जो यहाँ पर ब्लैंक दे रखा था, यहाँ पर आएगा गणितीय चिंतन एवं विचार कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। यह किस गणितज्ञ का कथन है? गणित जो है सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बात कही थी होगबेन ने। किसने कही थी? होगबेन ने बात कही थी। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। देखते हैं अगला, अगला है रोजर बैकन के अनुसार गणित क्या है? रोजर बैकन के अनुसार गणित क्या है? तो रोजर बैकन के अनुसार गणित है दोस्तों सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी। जो रोजर बैकर है उसके अनुसार गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का पर्याप्त महत्व है क्योंकि ये उन्हें बहुत मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का पर्याप्त महत्व है, ये उन्हें बहुत मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? तो व्यवहारिक उपकरण दोस्तों वो बच्चों को मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में जो है मदद करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला, दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का जो है प्रयोग कैसे किया जाए? दैनिक प्रयोग में जो है कुशलता हेतु हमेशा गणित का जो है मौखिक अभ्यास किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। मौखिक अभ्यास जरूरी होता है दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु। अगला देखिए, अगला है रेखागणित व तर्कशास्त्र में संबंध क्या है? रेखागणित व तर्कशास्त्र में संबंध क्या है? तो रेखागणित व तर्कशास्त्र में संबंध है दोस्तों निकटता का। जो रेखागणित व तर्कशास्त्र है उसमें संबंध दोस्तों निकटता का। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला, गणित के अधिकांशतः प्रत्यय जटिल माने जाते हैं। गणित के अधिकांशतः अमूर्त प्रत्यय जो है दोस्तों जटिल माने जाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। जो मूर्त हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जो कल्पनाशील होते हैं, वो जो प्रत्यय होते हैं वो जटिल माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बार बार जो कि कन्फ्यूजन वाले होते हैं
लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगला देखिए, गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाता है। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों तार्किक सहसंबंध। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे से के साथ संबंध कहलाता है तार्किक सहसंबंध। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला, प्राथमिक कक्षा का एक बालक संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बालक को निम्न में से किस प्रकार की समस्या है। तो किस प्रकार की समस्या से ग्रसित है वो? तो वह दृश्य प्रक्रमण से। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण कैसा अपनाया जाना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण कैसा अपनाया जाए? तो ये अपनाया जाए दोस्तों मल्टीमीडिया वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण हमेशा मल्टीमीडिया होना चाहिए। तो दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। गणित को क्या कहा गया है? गणित को जो है क्या कहा गया है? तो गणित को जो है दोस्तों वो विज्ञान का द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? गणित को जो है विज्ञान का द्वार कहा गया है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है? हागवेन का कथन था दोस्तों, पहले आ चुका है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, लेकिन हमें बताना कि यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों सांस्कृतिक मूल्यों से। सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहसंबंध पाया जाता है, जिससे पता लगता है कि विभिन्न विषयों में जो है अंतर्निहित सहसंबंध पाया जाता है, जिससे क्या पता लगता है? जिससे पता लगता है कि ज्ञान जो है वो अखंड है। क्या है? ज्ञान जो है वो अखंड है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ये है बालकों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। बालकों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना ही गणित का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों उपरोक्त दोनों, यानी कि सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। जो गणित के नियम होते हैं और निष्कर्ष होते हैं वो सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं दोस्तों। तो उपरोक्त दोनों यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है। यह कथन किसने कहा? गणित ही जो है विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है,
यह कथन किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है रीट के एग्जाम्स में। तो ये कहा था दोस्तों रोजर बैकन का। ये कथन है दोस्तों रोजर बैकन का। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। गणित को जो है किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? गणित विषय को जो है किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? तो गणित को जो है आगमन निगमन प्रणाली का जो है सार माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं। गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है? जो गणित के अधिकांश प्रत्यय हैं उनको जटिल माने जाने का कारण क्या है? तो पहले ही बता चुके हैं, जो जटिल होते हैं दोस्तों वो अमूर्त होते हैं। जिनको हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ कल्पनाशील होते हैं, वो प्रत्यय जो हैं वो जटिल माने जाते हैं गणित में। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। जटिल माने जाने का कारण है कि वो प्रत्यय जो है अमूर्त हैं। ठीक है, अगला है व्यवहारिक गणित का उदाहरण क्या है? इनमें से व्यवहारिक गणित का उदाहरण क्या है जो व्यवहार में हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं? तो व्यवहारिक गणित का उदाहरण है दोस्तों ये बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना। बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना व्यवहारिक गणित का उदाहरण है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। देखते हैं अगला। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये दोस्तों गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, बिल्कुल ठीक है। गणित का ज्ञान स्पष्ट तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में होता है, ये भी ठीक है। और गणित की अपनी विशिष्ट भाषा होती है दोस्तों, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सब यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा। तीनों ही दोस्तों जो है कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सीवी भीमशंकरन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सीवी भीमशंकरन द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स एडुकेशन, मैथमेटिक्स एडुकेशन जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सीवी भीमशंकरन द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सीवी भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है? श्री सीवी भीमशंकरन के अनुसार जो है गणित की प्रकृति यह होती है दोस्तों, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह एक अमूर्त विज्ञान है और यह परिमाणात्मक है। तीनों ही दोस्तों कथन जो है श्री सीवी भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? गणित जो है विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कथन कहा था कार्ल फ्रेडरिक गोस ने। गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन कहा था दोस्तों कार्ल फ्रेडरिक गोस ने। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन हमें चुनना है दोस्तों।
तो गणित की प्रकृति दोस्तों हमेशा आगमनात्मक होती है, न कि निगमनात्मक। यह एक निगमनात्मक विज्ञान है, यह कथन जो तो असत्य है। गणित एक आगमनात्मक विज्ञान है दोस्तों, न कि निगमनात्मक। तो ऑप्शन तीसरा इसका असत्य कथन दोस्तों। असत्य कथन हमें बताना था, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। गणित की यह परिभाषा किसकी है? एक प्राकृतिक विज्ञान जो है केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये दोस्तों इमैनुअल कांट की। यह परिभाषा जो है इमैनुअल कांट की है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। निम्न में से गणित की विशेषता इनमें से क्या है? निम्न में से गणित की विशेषता क्या है? तो पहला है, गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, यह समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, गणित की विशेषता में शामिल है। गणित का दार कार्य कारण संबंध है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, गणित का जो दार है वो कार्य कारण संबंध होता है। तीसरा है, गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गणित की तीनों ही दोस्तों जो विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त बयान की फोर्थ ऑप्शन इसका एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो यह दोस्तों अंक गणित। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है दोस्तों अंक गणित। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? तो गणित का सामुदायिक महत्व दोस्तों नैतिक दृष्टि से भी है, आर्थिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। तीनों जो है दोस्तों इसके महत्व हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, तीनों ही दृष्टियों से जो है गणित का सामुदायिक महत्व होता है, याद रखिए दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला, मनुष्य के जीवन में निम्न में से जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है? मनुष्य के जीवन में निम्न में से जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वे गतिविधियां कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों आर्थिक। आर्थिक रूप से जो है हमेशा मनुष्य के जीवन में गणित का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो ये होता है दोस्तों व्यवहारगत। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य होता है दोस्तों व्यवहारगत। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, गणित जो है एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसने कहा? गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष जो है निकाले जाते हैं, यह कथन कहा था दोस्तों, ये कहा था बेंजामिन ने। यह कथन जो है बेंजामिन का है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। इनमें से 3 जो कथन है दोस्तों वो गणित का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक है वो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, हमें वो छांटना है। तो इनमें से जो है राम अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा है, ये इसमें जो है गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। और जो तीनों कथन है उसमें गणित का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा है उसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है। अगला, गणित का ज्ञान समाज में अपना स्थान बनाए रखने व जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है, क्योंकि जो है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं और गणित व्यक्ति में तर्क शक्ति संबंधी कौशलों का विकास करता है। तीनों ही जो है ये कथन है दोस्तों, वो गणित का ज्ञान समाज में अपना स्थान बनाए रखने व जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को होने आवश्यक हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, गणित की उन्नति एवं विकास देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है। गणित की उन्नति एवं विकास देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये कहा था दोस्तों नेपोलियन ने। यह कथन है दोस्तों नेपोलियन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला, सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है। सामुदायिक गणित में जो है अंतर्निहित क्या होती है। तो जो सामुदायिक गणित होता है दोस्तों उसमें जो है लगभग अंक गणित का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अंतर्निहित क्या होती है सामुदायिक गणित में, ये अंक गणित होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। अगला देखिए, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है। तो यह दोस्तों बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करना और बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, ये तीनों ही दोस्तों विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित के महत्व को दर्शाते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, गणित जो है वो तर्कसंगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन किसने कहा। गणित तर्कसंगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, तो यह कथन कहा था दोस्तों डटन ने। यह कथन जो है डटन का है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मैंने पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, जो कथनों वाले क्वेश्चन होते हैं हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम्स में। आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। गणित की समाज में आवश्यकता होती है दोस्तों लेन देन में और व्यापार व उद्योग में, दोनों ही तरीकों से जो है गणित की समाज में आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त एक व दो दोनों यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला, अगला, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को ब्लैंक के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है।
तो आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को क्या है, समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है दोस्तों। तो ब्लैंक में क्या आएगा, समाज। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना बालकों में किस क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण जो होता है, जिसमें बोलचाल होती है, उसका उल्लेख करना बालकों में किस क्षमता का विकास करना है। तो विकास करना है दोस्तों गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है। यह कथन किसका है दोस्तों। इंटरेस्टिंग कथन है दोस्तों कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है। तो यह कथन कहा था दोस्तों डॉक्टर राम सकल पांडे ने। किसने कहा था, डॉक्टर राम सकल पांडे ने कही थी। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। नैदानिक परख में जो है क्या ज्ञात किया जाता है। तो जो नैदानिक परख है दोस्तों, उसमें याद किया जाता है बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। नैदानिक परख में जो है बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को ज्ञात किया जाता है दोस्तों। अगला देखिए, अगला आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। यह कथन किसने कहा। आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। तो यह कथन कहा था दोस्तों, याद रखिए, S.C. स्टेड ने। किसने कहा था, S.C. स्टेड ने कथन कहा था। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है। तो मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है दोस्तों समूची पाठ्य सामग्री से। मूल्यांकन में हमेशा व्यापकता का अर्थ होता है समूची पाठ्य सामग्री से, यानी जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा वो समूची पाठ्य सामग्री से किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके द्वारा मूल्यांकन जो है शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में जो है मूल्यांकन वो शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए उपयोगी है, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए और बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए। तीनों ही प्रकार से जो है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी कार्यों के लिए जो ये आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं अगला वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं दोस्तों, उनका प्रमुख दोष क्या होता है।
जिसको हम MCQ क्वेश्चन कहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो उनका प्रमुख दोष होता है दोस्तों व्यक्ति का भाव, यानी उसमें बोलचाल कम होती है, उसमें सिर्फ एक या दो शब्द का ही उत्तर होता है, तो व्यक्ति का भाव होता है दोस्तों उसमें। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला है मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार क्या है। मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार है दोस्तों लागत समय की भिन्नता। जो मौखिक होता है उसमें कम समय लगता है और लिखित होता है दोस्त में मूल्यांकन में उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो लागत समय की भिन्नता इसका आधार है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए तो उस परीक्षा को क्या कहा जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, सीटेट के एग्जाम्स में पूछा गया था, रीट के एग्जाम्स में भी आया है 2 बार। तो जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए तो उस परीक्षा को कहा जाता है दोस्तों विश्वसनीयता। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता उस परीक्षा को कहा जाएगा। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न कौन सा होता है। जब किसी प्रश्न का उत्तर बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों विभेदकारी नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। अगला किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है। किस परीक्षा द्वारा जो है बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है। तो ये बनता है दोस्तों मानसिक कार्य देकर। मानसिक कार्य देकर जो है बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला देखिए विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। तो विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है दोस्तों, ये करती है सामान्य बालकों में, कमजोर बालकों में और प्रतिभावान बालकों में। ये दोस्तों विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। तीनों ही कथनों पर जो है दोस्तों ये अंतर करती है, तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं दोस्तों, ये हैं उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां और शिक्षार्थी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां और शिक्षार्थी दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि या तकनीक कौन सी है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि है दोस्तों, ये है पड़ताल सूची व प्रश्नावली, निरीक्षण व साक्षात्कार और संचित अभिलेख व सामयिक जांच। तीनों द्वारा ही दोस्तों बच्चे के जो मूल्यांकन किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी द्वारा। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। प्रविधियां जो है तकनीक जो है तीनों ही हैं।
अगला देखिए, अगला प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह क्या है। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो वह है दोस्तों कौशल। कौशल किससे पूर्ति होती है, तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। किस गुण के कारण जो है परीक्षा में शुद्धता रहती है, तो ये रहती है दोस्तों वैधता के कारण। वैधता के कारण जो है परीक्षा में शुद्धता रहती है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा। अगला देखिए, अगला, प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार हैं दोस्तों वो निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी और अति लघुत्तरात्मक भी और वस्तुनिष्ठ भी। चारों प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दीजिए। प्रश्न जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला, मूल्यांकन की उपादेयता इनमें से क्या है। तो मूल्यांकन की उपादेयता है दोस्तों ये है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना, व्यक्तिगत व सामूहिक प्रदर्शन कर देना और विद्यार्थी का योग्यता व क्षमता का आधारित वर्गीकरण करना। तीनों ही दोस्तों मूल्यांकन की उपादेयताएं हैं। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान कौन सा है। प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान इनमें से कौन सा है। तो जो प्रयोग द्वारा जो कार्य किया जाता है वो मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके इसका उचित स्थान है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं, जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वे प्रश्न कौन से हैं। जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों तो वे होते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ, जिन्हें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक गणित विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है वह क्रिया क्या कहलाती है। जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक गणित विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है तो वह क्रिया कहलाती है दोस्तों निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य वह क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा किस में अंतर करती है। तो जो विभेदकारी परीक्षा है दोस्तों वो अंतर करती है प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में और कमजोर छात्रों में। तीनों में ही दोस्तों विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी में। देखते हैं अगला, अगला, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं क्या हैं। एक अच्छा प्रश्न पत्र हम किसको कहेंगे। तो एक अच्छा प्रश्न पत्र हम कहेंगे दोस्तों जिसमें पाठ्यक्रम का समावेश उद्देश्यों पर बल हो, प्रश्नों व अंश विभाजन की स्पष्टता हो और सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था हो। तीनों ही जो है दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं।
तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो मूल्यांकन आवश्यक है दोस्तों पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए। तीनों जो है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, तीनों प्रकार से। तो ऑप्शन 4 तो उपरोक्त सभी के लिए इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है इनमें से? तो यह दोस्तों व्यक्ति का भाव। व्यक्ति का भाव जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा। प्रश्न पत्र में जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा। कौन सा गुण जो है अधिक प्रभावित होगा? तो ये होगा दोस्तों व्यापकता, यानी कि अगर हम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो इससे बच्चे जो है उत्तर भी ज़्यादा लिखेंगे, और उत्तर ज़्यादा लिखेंगे तो व्यापकता जो है फैलाव जो है दोस्तों प्रश्नों का ज़्यादा होगा, तो गुण जो है वो प्रभावित होगा, व्यापकता। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला, अगला व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण क्या है? व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण क्या है इनमें से? तो ये है दोस्तों समाजमिति। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण है दोस्तों समाजमिति। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन का प्रमुख कार्य है दोस्तों, याद रखिए, निदान, उपचार व शिक्षण में सुधार जो है गणित शिक्षण में मूल्यांकन के मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। अगला देखते हैं, अगला विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है दोस्तों प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में और कमजोर छात्रों में, तीनों में दोस्तों जो है ये परीक्षा अंतर करती है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगला मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मूल्यांकन प्रक्रिया को जो है त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था डॉक्टर ब्लूम द्वारा। इसके द्वारा? डॉक्टर ब्लूम द्वारा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला, अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार इनमें से कौन सा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार कौन सा है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है दोस्तों यह है उपरोक्त सभी, यानी कि भूचनात्मक प्रश्न, सत्य सत्य प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न जो है तीनों ही है जो है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। तो ऑप्शन 4 तो उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला, अगला मूल्यांकन के साधन कौन से हैं? मूल्यांकन के साधन जो है इनमें से कौन से हैं? तो मूल्यांकन दोस्तों हम लिखित परीक्षाओं से भी कर सकते हैं, साक्षात्कार द्वारा भी यानी कि इंटरव्यू लेकर भी, और प्रश्नावली विधि द्वारा भी जो है
बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी विधियां जो हैं मूल्यांकन की साधन है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो अगला देखिए, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित किससे है? डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित किससे है? तो यह है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से। तीनों ही प्रकार से जो है ये मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो उपरोक्त सभी से ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी हैं? मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी हैं? तो ये दोस्तों निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली और संचित अभिलेख सामयिक जांच। तीनों ही दोस्तों मूल्यांकन हेतु अपनाए जा सकने वाली विधियां हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु जो है वो अभ्यास करवाया जाना चाहिए दोस्तों। मौखिक अभ्यास जो है बोलकर जो है वो अभ्यास करवाया जाना चाहिए, ताकि जो है दैनिक प्रयोग की कुशलता में वृद्धि हो सके। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला। अगला, एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है। तो यह किस प्राप्त उद्देश्य में आता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बार बार आते हैं दोस्तों, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या रीट का। तो एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया है, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा देता है। तो वह किस प्राप्त उद्देश्य में आता है? तो आता है दोस्तों ज्ञान उपयोग में, यानी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है वहाँ पर। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं अगला। अगला, छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए जो है तो ये विधि उपयुक्त है दोस्तों, खेल मनोरंजन विधि। जो छोटी कक्षाएं होती हैं, बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, जो है खेल मनोरंजन विधि द्वारा जो है शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो खेल खेल के माध्यम से, मनोरंजन विधि के माध्यम से जो है सीख सकें। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए। अगला, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समस्या समाधान विधि के जनक इनमें से कौन है? तो समस्या समाधान विधि के जनक हैं, याद रखिए दोस्तों, सुकरात व सेंट थॉमस। सुकरात व सेंट थॉमस जो है समस्या समाधान विधि के जनक हैं दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, किसका प्रशिक्षण बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? किसका प्रशिक्षण जो है बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों गणित। गणित का जो प्रशिक्षण है बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, गणित। अगला देखिए।
अगला, गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी समस्या छात्र से संबंधित नहीं है? गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी समस्या जो है छात्र से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों व्यक्तिगत ध्यान न देना। व्यक्तिगत ध्यान न देना जो है ये समस्या छात्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। और तीनों जो हैं, चाहे वो विषयगत रुचि का अभाव हो, दोषपूर्ण हस्तलेख एवं रचना संबंधी समस्याएं हो, या श्रवण शक्ति का कमजोर होना, ये तीनों ही दोस्तों जो हैं समस्याएं हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत ध्यान न देना गणित शिक्षण की समस्याओं में से नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? छात्रों को जो है कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? तो ये दूर किया जा सकता है दोस्तों लेखन संबंधी अशुद्धियों को। ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला, गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय बैठकर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे? गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय बैठकर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे इनमें से? तो हम करेंगे कि उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। कि उसको कहेंगे कि आपने जो है चित्र अच्छा बनाया है, और उसको बाद में कहेंगे भी कि आप गणित के अध्ययन में मन लगाएं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, अगला, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है गणित शिक्षण की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? ये नहीं है व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव। ये शिक्षण की समस्या नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी। अगला है, एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल संक्रिया में प्रवीण नहीं है, तो यह परीक्षण कौन सा होगा? तो यह परीक्षण होगा दोस्तों नैदानिक परीक्षण, यानी कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान भी किया जा सके इससे। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, एक बालक की बुद्धिलब्धि में कमी के कारण उत्पन्न समस्या कौन सी है? एक बालक की बुद्धिलब्धि में कमी के कारण उत्पन्न समस्या कौन सी है? तो यह है दोस्तों मानसिक अक्षमता संबंधी समस्याएं। ठीक है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। निदानात्मक जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों का चयन कहाँ से किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से, जो है निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, उपलब्धि परीक्षण एवं निदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? उपलब्धि परीक्षा एवं निदानिक परीक्षा में अंतर क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों उद्देश्यों का भी होता है अंतर और प्रकृति का भी। ठीक है। तो उपरोक्त एक व दो दोनों यानी कि ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला देखते हैं। अगला, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है, किसके लिए होती है? तो जो नैदानिक परख है दोस्तों, वो छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। अगला देखते हैं। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह क्रिया क्या कहलाती है? जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, तो वह क्रिया कहलाती है दोस्तों निदानात्मक कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा जो है क्या होता है, यह होता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा जो है सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक क्या है? निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक क्या है इनमें से? तो यह है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था जो है निदानात्मक परीक्षण के पश्चात जो है मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान जो है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, तो है उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्नों का चयन दोस्तों किससे किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, अच्छा शिक्षण जो है किस रूप में होता है? जो अच्छा शिक्षण है वो किस रूप में होता है दोस्तों? तो ये होता है निदानात्मक तथा उपचारात्मक रूप में। जो अच्छा शिक्षण होता है हमेशा निदानात्मक तथा उपचारात्मक रूप में होता है, ताकि बच्चे को जो समस्या आई है उसका निदान तभी किया जा सके, उसकी समस्या को सुलझा कर। तो अच्छा शिक्षण हमेशा निदानात्मक तथा उपचारात्मक रूप में होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। मूल्यांकन की प्रकृति होती है। तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो मूल्यांकन की प्रकृति दोस्तों याद रखिए गुणात्मक भी होती है और परिणात्मक भी। तो ऑप्शन तीसरा दोनों ही दोस्तों इसकी प्रकृतियाँ होती हैं। ऑप्शन तीसरा इसका दोस्तों जवाब होगा। ठीक है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। अगला है, निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत किसकी पड़ती है? निदात्मक परीक्षण के बाद जो है जरूरत पड़ती है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की। निदानात्मक जो परीक्षण है उसके बाद जरूरत पड़ती है दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण की, शिक्षण की। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना
इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो छात्रों को जब कलम ठीक ढंग से पढ़ाई जाती है तो उनका लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपका जो रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो उसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।